हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर निमी द्वारा डिजाइंड नया सिलेबस का क्वेश्चन बैंक जो भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध है, उसका आज एक नया मॉड्यूल आईटी लिटरेसी के कुछ सवालों का सामना करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करें। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। रिक्त स्थान कंप्यूटर का मस्तिष्क है। डेस्कटॉप, विंडोज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मस्तिष्क कहलाता है कंप्यूटर का। और इसको सेंट्रल क्यों कहते हैं? सेंट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, इलेक्ट्रिशियन वालों सेकंड ईयर में, याद रखना, मैंने बता दी बात, सेकंड ईयर तक याद रखना। ब्लॉक डायग्राम में एक तरफ होती हैं सारी इनपुट डिवाइस, बीच में होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और दूसरी तरफ होती हैं आउटपुट डिवाइस। और ये देखने में कैसी लगती है? ये देखने में ऐसी भी लग सकती है और ऐसी भी लग सकती है। आपने कंप्यूटर में देखे होंगे, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दो तरह की यूनिट होती हैं, एक को कहते हैं ALU एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट और दूसरे को कहते हैं CU कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम होता है कि कंप्यूटर में आने वाले और जाने वाले सारी गणना ये करती है और सारा निर्देश भी यही देती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारी। क्वेश्चन नंबर 2, डैश अलाउज द यूजर टू इनपुट लेटर, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इनटू अ कंप्यूटर। रिक्त स्थान उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में अक्षरों, संख्याओं व अन्य प्रतीकों की इनपुट करने की अनुमति देता है। माउस नहीं होता है, वो कीबोर्ड होता है। वो एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड ऐसा है, आप सबको पता है ना। ABCD भी इसमें लिखी है, 1 2 3 भी इसमें लिखे हैं और बहुत सारे प्रतीक, सिंबल्स जैसे क्वेश्चन मार्क, @ स्लैश, कॉलन, कॉमा, ये सब प्रतीक होते हैं। तो अगर हमें ये इनपुट करना है, मतलब ये हमें निर्देश देने कि ये टाइप कर दो, तो हमारा कौन मदद करता है इसमें? कीबोर्ड। माउस नहीं करता। डेस्कटॉप कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। और डिजिटल कैमरे में कहाँ लिखा रहता है? 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट और आउटपुट दो तरीके की डिवाइसेस होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। इनपुट डिवाइस वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बताएगी कि हमें क्या करना है, और आउटपुट डिवाइस वो जिनको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताएगा कि क्या दिखाना है। समझ में आ गई बात? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें से हमें संगीत मिलता है, वो स्पीकर से आउटपुट निकल रहा है, मतलब आवाज़ें निकल रही हैं। और माइक से हम आवाज़ डालते हैं अंदर, ठीक है। तो माइक जो है वो इनपुट डिवाइस है और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी भी आउटपुट डिवाइस है, तो ये आंसर सही नहीं हो सकता। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये आंसर भी सही नहीं हो सकता। प्रोजेक्टर वो होता है जो स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर में जो भी है वो स्क्रीन पे बड़ा बड़ा करके दिखा देता है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है माउस। माउस से तो हम इनपुट करते हैं ना, मतलब माउस से हम निर्देश देते हैं कि भाई हमारा पॉइंटर स्क्रीन पे यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो। जैसे आपके CBT एग्जाम में आप माउस से बताएंगे कि इस वाले सही ऑप्शन पे क्लिक कर दो, और वो आंसर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कंप्यूटर डैश परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड टेक्स ऑल द डिसीजन। कंप्यूटर में रिक्त स्थान गणना करता है और सभी निर्णय लेता है। आप गणना कहाँ करते हो? सर कैलकुलेटर में। अरे यार, अगर कैलकुलेटर ना हो तो कहाँ करते हो? सर उंगलियों पे। अरे भाई, मस्तिष्क में भी करते हो गणना और डिसीजन मस्तिष्क में लिए जाते हैं। और कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म CPU इसमें लिखी हुई है। तो आंसर CPU सही हो जाता है, नीचे के सारे आंसर गलत हो जाते हैं। मॉनिटर गणना नहीं करता, मॉनिटर सिर्फ एक आउटपुट डिवाइस है। माउस गणना और डिसीजन नहीं करता, माउस एक इनपुट डिवाइस है। और हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, वो भी गणना नहीं करती। जो आपको सेव करना है वो हार्ड डिस्क में सेव कर लो, मिट्टी पाओ। क्वेश्चन नंबर 5, विच की ऑफ द कीबोर्ड अलाउज यू टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी आपको अगली पंक्ति में के आरंभ में जाने की अनुमति देती है? एंटर। यस, एंटर है वो कुंजी। नहीं समझ में आया? ये वीडियो देख लो, साथ में चल रही है। आपको ये दिखाई दे रहा है कर्सर, ये टिक टिक होता हुआ, इसी क्वेश्चन का है ये। अब मैं दबा रहा हूँ एंटर। एंटर दबाने के बाद दोबारा जाके देखते हैं, अब ये कर्सर कहाँ है? अगली पंक्ति के शुरुआत में है। तो एंटर क्या करता है? आपके कर्सर को अगली पंक्ति के शुरुआत में कर देता है। समझ में आ गई बात? कैप्स लॉक क्या होता है? कैप्स लॉक होता है अगर आपको अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखने हो सारे, तो आप कैप्स लॉक दबा दो। अगर एक आध कोई बीच में अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखना है, शिफ्ट दबाए हुए उस अल्फ़ाबेट को दबा दो, तो वो आपको कैपिटल में लिख देगा। ये बात आप सबको पता है ना? हाँ, तो फिर न्यूमेरिक कीज़ वो होती हैं जो 1 2 3 4 5 6, वो न्यूमेरिक कीज़ कहलाती हैं। और स्पेस वो जो सबसे लंबी सी एक डंडी होती है कंप्यूटर के कीबोर्ड में, जैसे दो शब्दों के बीच में हम गैप देते हैं ना, वो स्पेस से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। कंप्यूटर को शुरू करने को
रिक्त स्थान भी कहा जाता है। रनिंग नहीं होता कंप्यूटर को शुरू करना, अगर कंप्यूटर चालू है तो उसको कहेंगे रनिंग। शुरू करने को पूछ रहे हैं ना, स्टार्ट करने को। स्कैनिंग भी नहीं होता, स्कैनिंग तब होता है जब हम कोई वायरस स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर स्कैन करता है वायरस को, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में भी स्कैनिंग होती है ना वायरस की। उसके बाद बूटिंग, यस बूटिंग है वो। अब बूटिंग कैसे याद रहेगा नाम, अगर कोई चल नहीं रहा है, जैसे आप लोग पढ़ते नहीं हो तो फिर क्या करें हम, बूट पहन के कंप्यूटर को शुरू करने के लिए बूटिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग भी तब कहेंगे अगर वो चल रहा होगा, हमें से तो शुरू करने के लिए पूछा गया था, तो बूटिंग इसका सही आंसर है। अरे क्या सर आपने तो ऐसी बात कर दी, बूट मार दोगे। अरे यार पॉजिटिव रहा करो, मैं तुम्हें कंप्यूटर जैसा तेज कह रहा हूँ, तुम्हें भी चलने के लिए बूट की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ओ भाई ये तो क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, चलो इस क्वेश्चन नंबर 7 को हिंदी में ही पढ़ देता हूँ डायरेक्ट। फ़ोन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित क्रम को व्यवस्थित करें। मतलब ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं क्रम, हमें आंसर में इनको सही क्रम में बताना है कि पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। हम कंप्यूटर और मोबाइल को क्यों जोड़ते हैं, ताकि कंप्यूटर की कुछ फाइल मोबाइल में डाल दें या मोबाइल की कुछ फ़ोटो कंप्यूटर में डाल दें, है ना, ये आप लोगों ने किया होगा। तो हमें नीचे वाले क्रम जो हैं उनको देखना है कि जब हमें ये काम कर रहे होते हैं तो किस क्रम में हम करते हैं, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे। ओके, ए में लिखा है कंप्यूटर पर फ़ोन फोल्डर का पता लगाएं और फाइलें स्थानांतरित करें। बी में लिखा है अपने फ़ोन और कंप्यूटर दोनों को ऑन करें। तीसरे में लिखा है USB वायर को अपने फ़ोन और कंप्यूटर से कनेक्ट करें। USB वायर वही है जिसको आप डेटा केबल कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंप्यूटर और फ़ोन को ऑन करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें डेटा केबल से दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद ही तो हम स्थानांतरित करेंगे ना। तो इसका सही क्रम हो जाएगा BCA। BCA कहाँ लिखा है देख लो, BCA 4th लिखा है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। आसान था ना। क्वेश्चन नंबर 8, द डैश सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। रिक्त स्थान कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ये एक बड़ा मज़ेदार सवाल है। पहले ये समझो इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस को आसान भाषा में ये समझ लेना, संगम, मतलब जहाँ कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें मिल रही हों आके, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर जो हमारी तरह बोलना नहीं जानता, हमारी लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है बच्चों, हमारी लैंग्वेज अलग होती है, हमारी भाषाएं अलग होती हैं, कंप्यूटर अलग भाषा को समझता है। वो हायर लेवल लैंग्वेज हो सकती है जैसे जावा, सी, और वो लोअर लेवल की लैंग्वेज हो सकती है जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, उनको बाइनरी कहते हैं, 0 और 1 की भाषा समझता है। और हम लोग भाषा समझते हैं अपनी। तो हम काम कैसे करें, मतलब एक दूसरे से बातचीत कैसे करें, वो एक पर्दा जिसके उस तरफ सारा कंप्यूटर की लैंग्वेज होंगी और उसके इधर सारी हमारी लैंग्वेज होंगी उपयोगकर्ता की, उसको कहते हैं इंटरफेस। और ये इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कहें नहीं सर मॉनिटर नहीं करता है, मॉनिटर पे तो बस वो इंटरफेस दिखता है हमें कि ऐसी आपकी विंडोज़ खुल गई, ऐसा आपका पेज खुल गया। मॉनिटर तो सिर्फ डिस्प्ले करता है, वो एक डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। असल में ये काम कौन करता है, ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, डॉस हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, लिनुक्स हो सकता है, इस तरीके के नाम हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। आउटपुट डिवाइस, अगर आंसर सही होता तो मॉनिटर ना होता आंसर सही। हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। इसका सही आंसर बी है। इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जिनको हम ABCD या 1 2 3 4 कहते हैं ना, उसको कंप्यूटर ABCD और 1 2 3 4 नहीं कहता, उसको वो स्ट्रिंग कहता है या कैरेक्टर कहता है। मतलब इंटरफेस के उस तरफ वो बिट में समझी जाएंगी बातें, और इंटरफेस के उपयोगकर्ता की तरफ वो ABCD मतलब हमारी इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज में समझी जाएंगी बातें। समझ में आ रही है। और ये इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, Microsoft Edge was introduced with Windows 10 and replaced रिक्त स्थान as the default web browser। Microsoft Edge को Windows 10 के साथ पेश किया गया था और रिक्त स्थान को डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के रूप में बदल दिया गया था। देखिए, डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र जो आप कंप्यूटर खरीदते हैं उसके साथ एक वेब ब्राउज़र दहेज में आता है। वैसे दहेज लेना एक सामाजिक कुप्रथा है, उसको हम सब मिलके ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी। पर डिफ़ॉल्ट मतलब को समझने के लिए आप ऐसा समझें कि जो चीज़ अपने आप ही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो अपने आप होती है, जो होती ही है, वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को, वेब ब्राउज़र को हमने रिप्लेस कर दिया विंडोज़ 10 में, जिसके साथ माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का एक एडिशनल फीचर आया था।
तो इसका सही उत्तर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमारी निर्भरता इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ख़त्म कर दी गई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे, और उसकी जगह हम गूगल को वेब ब्राउज़र के तौर पर, या मोज़िला, या फायरफॉक्स, या गूगल क्रोम, गूगल का मतलब गूगल क्रोम, तो इस तरीके के वेब ब्राउज़र को हम माइक्रोसॉफ्ट एज के फीचर के आने के बाद हम इनको भी प्रयोग करने लगे। हमारी निर्भरता जो डिफ़ॉल्ट आपका वेब ब्राउज़र होता है, जो ई से लिखा रहता है ना, हर कंप्यूटर में ई से, वो ज़रूर होता है, वो डिफ़ॉल्ट होता है, उस पर निर्भरता कम हो गई थी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल। एप्पल वही है जो आईफोन बनाता है ना। हाँ, रिक्त स्थान एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सही है। मैक का मतलब होता है मैकिंटोश, पूरी फॉर्म इसकी। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये यूनिक्स एनवायरनमेंट में काम करता है। तो इसका सही उत्तर मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर एक एडिशनल जानकारी आपके लिए, एप्पल ने 2 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। एक बनाया है कंप्यूटर के लिए, जिसका आंसर ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरा बनाया है टच स्क्रीन के लिए, जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, उसको कहते हैं हम iOS। ठीक है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टच स्क्रीन के लिए वो भी आपका एप्पल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपके कंप्यूटर्स, कीबोर्ड, माउस वगैरह जो जिसमें टच स्क्रीन नहीं होती, उनके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, विंडोज़, सफारी, ये सारे आंसर गलत हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो हैं, लेकिन एप्पल के नहीं हैं। सर मुझे एक आईफोन दिलवा दो, मेरे पास खुद नहीं है आईफोन, मुझे दिलवा दो तुम सारे के सारे, मैं खुद चाइनीज़ फ़ोन से काम कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक भंडारण उपकरण है। बाप रे, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर को बनाने वाले उसमें आपको डाल के देते हैं। उसमें किस किस तरीके की सूचनाएं हम स्टोर करते हैं। भाई कंप्यूटर ऑन करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर को प्रिंटर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, कैसे वो कंप्यूटर समझेगा कि मेरे साथ प्रिंटर लग गया, या कोई नई USB लगी है जिससे कोई आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाह रहे हैं। ये सारी जानकारी कंप्यूटर को शुरू में ही, यानी कि पैदा होते ही देनी पड़ेगी। उसी को हम प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये होती है रैम और रोम, 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन डी सही है। हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी, मतलब हार्ड डिस्क तो जब कंप्यूटर बन गया, हमने ख़रीद लिया, उसके बाद हमने कोई फाइल बनाई, उस फाइल को हमें सेव करना है, तब हम हार्ड डिस्क में करते हैं उसको सेव। वही जो हार्ड डिस्क CDEF जो लिखा रहता है, वो हार्ड डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क तो आपकी जनरेशन ने शायद देखी नहीं होगी, फ्लॉपी डिस्क तो अब आनी बंद हो गई। मेमोरी कार्ड वो होता है जो आप अपने मोबाइल में डाल के रखते हैं, और उसमें जाके गाने स्टोर करवा लेते हैं, और दिन भर ईयरफोन लगा के सुनते रहते हैं। वो मेमोरी डिवाइस होती है, छोटी सी होती है। उसको प्रारंभिक डिवाइस तो नहीं कह सकते ना, वो तो मोबाइल खरीदने के बाद अलग से ली जाती है ना। प्रारंभिक जो मोबाइल में भी होगी, आपके कंप्यूटर में भी होगी, उसको कहते हैं रोम एंड रैम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वही होती है। मैंने आपको बताया था कि भाई कंप्यूटर कैसे शुरू होगा, कैसे वो USB को समझेगा कि मुझे शुरुआत में क्या क्या निर्देश डाल रहे हैं। भाई कंप्यूटर को बनाने के बाद उसमें विंडोज़ वगैरह डालनी पड़ेंगी ना, तो कम से कम उसको इतनी तो सूचना उनके पास होनी चाहिए कि ये विंडोज़ को कैसे डाउनलोड करूँ मैं अपने हार्ड डिस्क पे, है ना। वो कहाँ होती हैं वो सूचनाएँ, वो रोम में होती है, रीड ओनली मेमोरी में। ठीक है, और रैम में क्या होता है, रैम में होती है, मान लीजिए आपने कोई ऑटोकैड खोल दिया। अब ऑटोकैड में आपने कमांड लाइन में कोई कमांड दिया, उसको वो पूरी हार्ड डिस्क में अगर ढूंढना पड़ जाएगा, बहुत देर लग जाएगी कंप्यूटर को। तो जैसे ही हम ऑटोकैड को खोलते हैं तो थोड़ी देर लगती है ना, कोई भी आप प्रोग्राम खोल लो, MS वर्ड खोल लो, थोड़ी देर लगती है उस प्रोग्राम को खुलने में। इस बीच क्या हो रहा था, इस बीच हो रहा ये था कि जितनी भी जानकारियाँ MS वर्ड से रिलेटेड हैं वो एक अलग डिवाइस में आ जाती हैं, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करने लगे। ये मेमोरी तब तक ही काम करती है जब तक आपके कंप्यूटर में आपने वो एप्लीकेशन खोल रखी है। जब आपने बंद करी, वो मेमोरी रैम में से चली जाती है। फिर दोबारा कोई दूसरी एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसके मुताबिक जितनी भी जानकारियां हैं वो रैम में, मेमोरी में आ जाती हैं। मेमोरी मतलब याददाश्त। तो कम चीज़ें आएंगी रैम में, जो आपने एप्लीकेशन खोले हैं सिर्फ उन्हीं की जानकारियाँ आएंगी रैम में, तो हमारा काम फास्ट हो जाता है। उसको पूरी हार्ड डिस्क में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस निर्देश का क्या मतलब समझूं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजीली अल्टर्ड और रीप्रोग्राम्ड।
रिक्त स्थान भी डेटा स्टोरेज का एक रूप है जिसे आसानी से बदला या पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। वो है रोम, उसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। वेखे जा हाथ ना लाई, मेरा मतलब है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ सकते हो, मतलब आप उसको कंप्यूटर उसको रीड कर सकता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसकी दो वजह हैं, एक तो आपको ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को हम समझते नहीं हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही समझते हैं कि इसको कैसे वो निर्देश डाले जाते हैं। और अगर उन्होंने हमें दे भी दी कि इसको आप चेंज कर लो और हमने उसमें एक बिंदी भी इधर से उधर कर दी और उसके बाद हम कंप्यूटर खोलेंगे तो कंप्यूटर की शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, वो पूछेगा क्या कहना चाह रहा भाई, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब वो गड़बड़ हो जाएगा कंप्यूटर आपका। इसलिए रोम में कोई भी एक्सेस आपको ऐसी नहीं दी जा सकती जिसमें आप चेंज कर सकें, यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टर्शरी स्टोरेज डिवाइस। अब इस सवाल में भी भाई मुझे गड़बड़ है, ये जो नीचे आंसर दे रखे हैं इसमें टर्शरी डिवाइस तो है ही नहीं, वो गलत समझ रही है, ये सारी सेकेंडरी डिवाइस है और एक है प्राइमरी डिवाइस। आंसर तो हमें पता है, इसका रैम है, रैम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ये हम पिछले क्वेश्चन में जान चुके हैं। टर्शरी होती है तीसरे चरण की। पर बाकी जो आपको दे रखी हैं ये ऑप्शंस, हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये टर्शरी स्टोरेज डिवाइस तो मुझे नहीं लग रही हैं, ये तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, है ना। तो इस सेकेंडरी मतलब दूसरे चरण की। हार्ड डिस्क आप मतलब रैम और रोम तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हो गई। उसके बाद आपको कोई और चीज़ सेव करनी है तो आप हार्ड डिस्क में सेव कर लो, USB ड्राइव में सेव कर लो या मेमोरी कार्ड में सेव कर लो, है ना, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हुई। अब टर्शरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं, ये बहुत बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, आपकी कल्पनाओं से बड़े। वो सर्वर, बहुत बड़े बड़े सर्वरों में ये इस्तेमाल होती हैं। उसमें मैग्नेटिक टेप हो सकती हैं, ऑप्टिकल टेप हो सकती हैं या ऑप्टिकल डिस्क हो सकती हैं। ये बड़े बड़े ऐसी कैसेट जैसी होती होंगी, है ना। मैंने कभी देखी नहीं है, लेकिन इतना अंदाज़ा मुझे है कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये टर्शरी स्टोरेज के तो नहीं लग रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लग रहे हैं। पर आंसर इसका रैम है। रैम क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें हमें किसी को कोई शक नहीं है। तो हमसे पूछा गया था कौन सा टर्शरी यानी कि तृतीय भंडारण उपकरण नहीं है, तीसरे चरण का नहीं है, वो रैम तो पक्का नहीं है, क्योंकि रैम तो प्रथम चरण का है ना, प्रारंभिक है, प्राथमिक, प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज अ स्टोरेज डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा एंड MP3 प्लेयर। एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा और MP3 प्लेयर पे किया जाता है। MP3 प्लेयर आप वो होता है जिसमें गाने सुनते हैं हम, सिर्फ गाना सुनने के लिए होता है MP3 प्लेयर, एक डिवाइस होती है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड। यस ऑफ कोर्स, आपके मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड आपने सब ने पंजाबी गाने उसमें डाल के सुने होंगे कभी ना कभी। मेमोरी डिवाइस ऑप्शन वो है जो इन तीनों उपकरण में मिलेगा। बाकी के नीचे के 3 ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि नीचे वाले ऑप्शंस जो हैं वो ऊपर दिए हुए सवाल के सभी उपकरणों में नहीं मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू सेव अ वर्ड फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड एप्लीकेशन, जो MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लेटर वगैरह टाइप करते हैं, उसकी बात हो रही है। और उसको कह रहे हैं कि अगर हमें इसको सेव करना हो, लिख लिया हमने लेटर, अब इसको सेव करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे। वो शॉर्टकट की है ऑप्शन डी, कंट्रोल-S। कंट्रोल-S आपको सेव करवा देती है चीज़ों को, ठीक है। अगर पहली बार सेव कर रहे हैं तो वो एक लोकेशन भी पूछेगी आपसे, और अगर कोई पुरानी फाइल है जिसमें आपने कुछ चेंज किया है और उसको चेंज के साथ आप सेव करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल-S उसी लोकेशन पर उसी नाम से आपकी फ़ाइल को सेव कर देगी। बहरहाल कंट्रोल-S ही वो शॉर्टकट कीबोर्ड कमांड है जो आपकी किसी MS वर्ड फाइल को सेव कर देती है। सेव मतलब किसी स्टोरेज डिवाइस में सेव कर देगी आपको। कंट्रोल-N जो पहला ऑप्शन है प्रयोग किया जाता है किसी नई फाइल को खोलने के लिए। MS वर्ड का एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा जिसका डिफ़ॉल्ट नाम, डिफ़ॉल्ट समझ गए ना, जो अपने आप आता है, डॉक्यूमेंट 1 ऐसा लिखा आएगा। दूसरा ऑप्शन कंट्रोल-B, जो आपने लिखा है उसको अगर आपको गहरे गहरे यानी कि बोल्ड अक्षरों में लिखना है तो आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल-B दबाएंगे तो वो मोटा मोटा लिखा जाएगा। Alt-S एक कीबोर्ड कमांड जो आपके रिबन में जितने भी वो दे रखे हैं, अगर आपके पास माउस नहीं है और आपको रिबन में किसी मेन्यू को खोलना है तो Alt-S आप अगर कीबोर्ड से Alt-S दबाएंगे तो उनके ऊपर एक शॉर्टकट आ जाएंगे, कुछ लेटर्स लिखे आ जाएंगे, फिर वो लेटर अगर आप दबा देंगे तो वो मेन्यू खुल जाएगा। Alt-S
सेव करने के लिए नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। कंट्रोल एस होता है, कंट्रोल एक की होती है, उसको दबाए दबाए एस को दबाना पड़ेगा, एस लेटर जहाँ लिखा होगा उसको दबाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल्स। रिक्त स्थान MS वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, इसका नाम है .docx। पहले वाले वर्जन विंडोज़ के वर्जन में .doc यानी कि .doc लिखा होता था, अब नए वर्जन में ये .docx लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये पूरी एक लिस्ट है, ये सारी की सारी जिसमें W लिखा हुआ है, ये सारी MS वर्ड की फाइल हैं। अब इसमें कहाँ लिखा हुआ है एक्सटेंशन .dox। इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं और प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये लिखा हुआ है इसका फाइल टाइप .docx MS वर्ड। आप कहें जब वो W लिखा हुआ था फिर ये एक्सटेंशन लिखने की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है? भाई कंप्यूटर हमारी तरह काम नहीं करता है। जब आप पहली बार किसी फाइल को सेव करेंगे तो वो उसको उसके नाम को भी सेव करेगा, उस लोकेशन को भी याद रखेगा और ये भी याद रखेगा किस टाइप की ये फाइल है, PDF की फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, एक्सेल फाइल है, पावर पॉइंट फाइल है या बिटमैन फाइल है, कोई फ़ोटो है। तो हर तरीके की उसको वर्गीकरण करके रखता है ताकि हमें सर्च करने में आसानी हो, या ये कह लो कंप्यूटर के CPU को सर्च करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 18, विच शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में किसी मौजूदा फाइल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? उसका नाम है Ctrl+O। ऑप्शन डी सही है। Ctrl+N हम समझ चुके हैं किसी नई फाइल को शुरू करने में। हमसे सवाल में पूछा गया था किसी मौजूदा फाइल को खोलना है, उसके लिए Ctrl+O। O से मतलब ओपन, N से मतलब न्यू। नई फाइल खोलनी है तो Ctrl+N, ये ओपन करनी है तो Ctrl+O। पहला और आखिरी ऑप्शन समझ गए। बी ऑप्शन दे रखा है Alt+O। Alt+O वो नहीं है, याद रखना वो Ctrl+O है। और Alt प्लस एग्जिस्टिंग नाम की तो कोई हमारी कीबोर्ड में की होती ही नहीं है, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंजिंग वर्ड्स और क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्ड ऑन MS वर्ड इज कॉल्ड एज। MS वर्ड में शब्दों को व्यवस्थित करना या शब्दों की विभिन्न शैलियों को बनाना क्या कहलाता है? कलरिंग वो नहीं कहलाता, मॉडिफाइंग भी नहीं कहलाता, एडिटिंग फॉर्मेटिंग कहलाता है, वो भी आंसर डी है। अब इसको समझ लीजिए, कलरिंग तो कोई कमांड मुझे आज तक किसी सॉफ्टवेयर में मैंने देखी नहीं कि कलरिंग नाम से कोई कमांड हो, ठीक है। मॉडिफाइंग होती है, मॉडिफाइंग आमतौर पर कोई डिज़ाइनिंग के प्रोग्राम में होती है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना हो आपको, तो आपको इस कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। एडिटिंग होती है कट कॉपी पेस्ट, किसी को कट कर दिया, कॉपी कर दिया, कहीं पेस्ट कर दिया, ये एडिटिंग कमांड होती है। और फॉर्मेटिंग कमांड होती है जब हम किसी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, उसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, साइज़ चेंज करना चाह रहे हो, अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट, मिडल या राइट या जस्टिफाई, ये अलाइनमेंट हम उसका चेंज करना चाह रहे हो, फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड का कोई कलर चेंज करना चाह रहे हो, या कोई शेडो या बॉर्डर हम डालना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें हमारी फॉर्मेटिंग टैब में होती है, तो इसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। याद रहेगा बच्चों? क्यों नहीं याद रहेगा? आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड टू सेलेक्ट द होल फाइल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। MS वर्ड में पूरी फाइल को चुनने के लिए किस शॉर्टकट संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कोई आपकी MS वर्ड की फाइल है, क्वेश्चन में MS वर्ड की फाइल दे रखी है, उसमें जो भी आपने लिखा है सब चीज़ को एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए क्या कमांड है? उसके लिए कमांड है Ctrl+A। ऑप्शन ए सही है। और इसको कैसे याद रखोगे? ए से ऑल, सेलेक्ट ऑल, तो हम Ctrl+A करते हैं। ऑल का मतलब सारा, तो Ctrl+A, ठीक है। न्यू का मतलब नया, तो Ctrl+N होगा हमारा नई फाइल खोलने के लिए। सेव होता है संरक्षित करना, मतलब उसको सेव करना, तो Ctrl+S होता है हमारा फाइल को सेव करना। Ctrl@, ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है, ये तो मुझे पता नहीं क्या होता होगा। Ctrl+L होता है अगर आपने पूरे जो आपने लिखा हुआ है उसको अलाइनमेंट लेफ्ट करना हो, आप लेफ्ट मार्जिन से सारी लाइन शुरू हो, ठीक है, तब हम Ctrl+L करते हैं। Ctrl+R करते हैं अगर राइट साइड की तरफ से सारी लाइनें एक सीध में आ जाए तो हम उसको Ctrl+R करते हैं। Ctrl+J करते हैं कि अगर दोनों बॉर्डर के बीच में पूरी लाइनें लिखी रहें तो हम Ctrl+J करते हैं। और Ctrl+E करते हैं, याद रखना Ctrl+E अगर हमें सेंटर में अलाइनमेंट करना हो आपके टेक्स्ट का। और Ctrl+D आपको खेलने का मौका देता है फ़ॉन्ट से। अगर आपको फ़ॉन्ट को चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, उसका साइज़ चेंज करना है,
उसको सब स्क्रिप्ट में लिखना है, सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, तो एक पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है आपका। वो कैसे होता है? वो होता है Ctrl+D के प्रयोग से। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई सवाल आपको ऐसा लगे जो आपको परेशान कर रहा हो या अभी भी समझ में ना आया हो, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी हो गई हैं, मुझे उम्मीद है कि उनके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे और अब वो उस तनाव से बाहर निकल गए होंगे, परीक्षा के तनाव से। आगे की अपनी तैयारी जारी रखना बच्चों। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखना। गुड बाय।